नमस्कार दोस्तों, कोडर्स क्लब के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष मेहता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में। तो जंप स्टेटमेंट की मदद से हम अपने कोड के एग्जीक्यूशन को एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जंप स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जंप स्टेटमेंट में टोटल 3 तरह के स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। पहला है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू एंड लास्ट वन है रिटर्न। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने ब्रेक के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेक को हम 3 जगह यूज करते हैं। एक स्विच केस में, जो मैंने आपको समझाया हुआ है, और दूसरा में हम ब्लॉक के बीच में भी हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं, और लूप के अंदर भी हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं। तो स्विच के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम ब्लॉक और लूप में कैसे ब्रेक को यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ब्लॉक से शुरू करता हूँ। तो जहाँ में हम जो ब्लॉक क्रिएट करते हैं उसको हम लेबल भी कर सकते हैं, यानी कि हम उस ब्लॉक को अपने हिसाब से नेम भी दे सकते हैं। तो आप अपने ब्लॉक नाम रखना चाहते हो, उसका नाम लिखिए, उसके बाद कॉलन लिखिए, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस में अपने ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हो। हमारे कोड में ये पहला ब्लॉक है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाऊंगा एंटर्ड इन फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड ब्लॉक को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ एंटर्ड इन सेकंड ब्लॉक। उसके बाद थर्ड ब्लॉक क्रिएट करूंगा, एंटर्ड इन थर्ड ब्लॉक। और यहाँ पे मैं फिर से उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जिटिंग फ्रॉम थर्ड ब्लॉक, क्योंकि थर्ड ब्लॉक की लिमिट यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये थर्ड ब्लॉक का लास्ट स्टेटमेंट हो, तो ये स्टेटमेंट के साथ हम थर्ड ब्लॉक को एग्जिट करेंगे। उसी तरह सेकंड ब्लॉक की लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा आएगा एग्जिटिंग फ्रॉम सेकंड ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे आएगा एग्जिटिंग फ्रॉम फर्स्ट ब्लॉक। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट ब्लॉक में एंटर हुए तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा एंटर इन फर्स्ट ब्लॉक। उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड ब्लॉक में एंटर करेंगे तो यहाँ पे होगा एंटर इन सेकंड ब्लॉक। उसी तरह यहाँ पे थर्ड ब्लॉक में एंटर हुआ तो एंटर इन थर्ड ब्लॉक प्रिंट होगा। और जिस तरीके से हम एंटर हुए उसके रिवर्स ऑर्डर में हम एग्जिट होंगे, यानी कि हम थर्ड ब्लॉक से एग्जिट होना शुरू करेंगे। तो पहले थर्ड ब्लॉक से एग्जिट करेंगे, उसके बाद आएगा सेकंड ब्लॉक से एग्जिट करेंगे, देन हम करेंगे फर्स्ट ब्लॉक से एग्जिट। तो यहाँ पे आएगा एग्जिटिंग फ्रॉम फर्स्ट ब्लॉक। तो ये था सिंपल एग्जीक्यूशन। अभी हम इसमें ब्रेक को यूज करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिंपली थर्ड ब्लॉक में एंटर होने के बाद कंडीशन दे रहा हूँ ट्रू, देन यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा थर्ड ब्लॉक को। तो आपको यहाँ पे लिखना है ब्रेक के बाद अपने ब्लॉक का नाम और लास्ट में आएगा सेमीकोलन। यहाँ पे ये इफ ट्रू लिखना जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो हमें यहाँ पे एरर आएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमें एरर आ रही है कि अनरीचेबल कोड ऑन लाइन 22। ये जहाँ के बाद जो लिखा है वो लाइन नंबर है 22, यानी कि लाइन नंबर 22 पे हमें एरर आ रही है कि ये लाइन अनरीचेबल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमें इफ लिखना जरूरी है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्लॉक में तो एंटर करवा दिया, फिर उसके बाद जैसे ही इफ ट्रू कंडीशन हमारी होगी तो उसके बाद ये ब्रेक थर्ड एनकाउंटर हुआ तो ये पूरे थर्ड ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा ये ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया थर्ड ब्लॉक में से, उसके बाद हम सेकंड में से एग्जिट करेंगे एंड देन फर्स्ट ब्लॉक में से। वैसे ही मैं यहाँ पे थर्ड की जगह सेकंड में से ब्रेक को यूज करूँ तो यहाँ पे देखिए 3 ब्लॉक में हमने एंटर तो हो गए, उसके बाद डायरेक्टली वो फर्स्ट ब्लॉक में से एग्जिट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड ब्लॉक को टर्मिनेट कर दिया है। ये ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एनकाउंटर होगा, यानी कि ये सेकंड ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा, उसके बाद ये डायरेक्ट एग्जिट होगा फर्स्ट ब्लॉक में से। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ फर्स्ट तो यहाँ पे सिर्फ हम एंटर ही होंगे, एक भी ब्लॉक में से हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तो ये पूरे फर्स्ट ब्लॉक को ही टर्मिनेट कर देगा, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए हो ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आगे प्रिंट नहीं होगा। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट ब्लॉक के लिए। अभी हम लूप में यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को, तो उसके लिए मैं ये निकाल लेता हूँ।
तो अभी हम बात करेंगे लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 to 5 नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5। तो जैसे कि मैंने आपको लूप में बताया ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही यहाँ पे 1 to 5 नंबर कंसोल पे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी तरीके से सपोज यहाँ पे मैं इफ आई की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ कि वो 4 है कि नहीं। अगर वैल्यू 4 होगी तो मैं ब्रेक करवा रहा हूँ, यानी हम इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर बात करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे 1 होगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा i इक्वल टू 4 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी वैल्यू 1 है तो उसके बाद ये ब्रेक कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो इसको प्रिंट करेगा, यानी कि हमारे कंसोल पे 1 वैल्यू प्रिंट हुआ। उसी तरीके से 2 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये प्रिंट होगा। उसी तरीके से 3 के लिए भी होगी तो ये भी हमारे लिए कंसोल पे 3 प्रिंट होगा। अभी जब हमारी वैल्यू 4 होगी तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अभी जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही वो एग्जिट कर देगा फॉर लूप में से। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 4 एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ये पूरे फॉर लूप को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि ये फॉर में से एग्जिट होके जो भी बाकी का हमारा कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए यहाँ पे आ रहा है एक 1 2 3 प्रिंट होने के बाद आ रहा है एग्जिट फ्रॉम फॉर लूप। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो आपको ब्रेक की जगह कीवर्ड यूज करना है कंटिन्यू। अभी हम देखते हैं कंटिन्यू में क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 के लिए तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए कंटिन्यू एनकाउंटर नहीं होगा, वो सिंपली 1 2 3 वैल्यू प्रिंट करवाएगा कंसोल पे। भी जैसे हमारी आई की वैल्यू 4 आएगी वैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद एक कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा। भी जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ वो बाकी के लूप के कंटेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो वापस से नेक्स्ट वैल्यू के लिए फॉर लूप को रन करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आई इक्वल टू 4 हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कंसोल पे 4 डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। तो वो फिर से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा तो 4 से हमारी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कंडीशन चेक होगा आई इक्वल टू 4 है कि नहीं, यहाँ पे 5 होगी तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये 5 को प्रिंट करेगा और वो एग्जिट हो जाएगा फॉर लूप में से। तो ब्रेक क्या करता था कि वो पूरे ब्लॉक को ही टर्मिनेट कर देता था। कंटिन्यू क्या करता है कि वो कंटिन्यू आने के बाद जो भी हमारे लूप में बाकी के स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो वापस से फॉर लूप को कंटिन्यू कर देगा। तो ये था कंटिन्यू। अभी हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में। तो रिटर्न को हम मेथड में अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि रिटर्न कैसे काम करता है। हम जनरली उसको मेथड में से कोई वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न भी एक ब्रेक तरह ही यूज होगा। जैसे हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे तो ये आई की वैल्यू 4 जब भी मैच होगी, कभी कंडीशन ट्रू होने के बाद एक रिटर्न को एग्जीक्यूट करेगा, वो रिटर्न एनकाउंटर होने के बाद ये लूप में से ही रिटर्न हो जाएगा। तो उसी तरह आप रिटर्न के बाद कोई वैल्यू को भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी रिटर्न एनकाउंटर होगा तब उसके साथ ही वैल्यू भी रिटर्न होगी। तो हम इस तरह वैल्यू को मेथड में रिटर्न करवाएंगे, जो कि हम इस वीडियो सीरीज में आगे बात करेंगे। इसमें आप इंटीजर के अलावा और कोई डेटा टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है। अभी हमें यहाँ पे एरर आ रही है कि void मेथड कैन नॉट रिटर्न वैल्यू बिकॉज हमारी जो मेन मेथड है वो void है, यानी कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगी। इसलिए हम यहाँ पे सिंपली ब्लैंक रिटर्न को ही लिखेंगे। तो ये था रिटर्न के बारे में, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।